अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको करवा रही हैं कुछ रिक्वेस्टेड सवाल जो कि आए हुए थे सेकेंड ईयर ज़ूलॉजी के। उसमें रीजनिंग भी थे, नॉन रीजनिंग भी थे और काफ़ी सारे डिफरेंट सोर्सेज से वो मिक्स सवाल थे। भेजे एक ही ने थे लेकिन वो डिफरेंट जगह के सवाल थे। उसमें से सबसे पहले जो मैं करवा रही हूँ वो है ये, और जिन्होंने भेजा था उनके बकौल ये कारसास कॉलेज के सवाल हैं रीजनिंग क्वेश्चन से। तो पहले मैं ये करवा दी हूँ, उसके बाद मैं बाकी भी एक एक करके बताती जाती हूँ। फिर नॉन रीजनिंग भी हम अलग से वीडियो में कर लेंगे। पहले रीजनिंग वाले देख लेते हैं, ठीक है। तो जो सवाल था सबसे पहला वो हमारे पास आया हुआ था रीजनिंग में कि हाइपोथैलेमस जो होता है वो थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी क्यों कहलाता है। अब ये वाला सवाल कोई 50वीं दफ़ा रिपीट होकर आ चुका है। ये वाला मैं मॉडल पेपर में आपको करवा चुकी हूँ। इसका क्या मतलब हुआ, ये सवाल जो बार बार रिपीट हो रहा है इसका मतलब ये हुआ कि ये सवाल था बेसिकली मॉडल पेपर का, ठीक है। और ये इतनी दफ़ा हर जगह रिपीट हो रहा है, पीसी के पेपर में और डिफरेंट कॉलेजेस के पेपर में। तो इसका मतलब है कि जो इस साल के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो आपका मॉडल पेपर पूरा हर सेक्शन, ना सिर्फ लॉन्ग ना सिर्फ MCQs बल्कि रीजनिंग नॉन रीजनिंग सारे जो लोग पूछ रहे थे कि इंपॉर्टेंट नॉन रीजनिंग या रीजनिंग बता दें सेकेंड ईयर के लिए, ज़ूलॉजी के लिए, बाकी चीज़ों के लिए, सबके लिए जो एक ही स्कीम चल रही है और वो यही है कि भाई आप मॉडल पेपर करें और आप पास्ट पेपर करें। आप देख सकते हैं मॉडल पेपर का सवाल घूम फिर के हर जगह हर कॉलेज वाले यही गैस एज अ गैस पेपर और यही सवाल बार बार दे रहे हैं क्योंकि इस दफ़ा इनके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इसीलिए, ठीक है। तो खैर उस वीडियो में आपको उसका रीज़न बता चुकी हूँ कि हाइपोथैलेमस को थर्मोस्टेट इसलिए कहते हैं क्योंकि जिस तरह से थर्मोस्टेट का फंक्शन होता है कि वो हीट को ऑन या ऑफ़ कर देता है, स्विच ऑन या ऑफ़ कर देता है, इसी तरह से थर्मोस्टेट के पास भी स्विचिंग ऑन और ऑफ़ का मैकेनिज़्म वो होता है, एक सिस्टम होता है कि वो डिफरेंट हीट कंजर्विंग और हीट लॉस मैकेनिज़्म को ऑन भी कर सकता है और ऑफ़ भी कर सकता है बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जब गर्मी लग रही होती है तो हीट लॉस मैकेनिज़्म को ऑन करवा देता है डिफरेंट प्रोसेसेस से, और इसी तरह से जब टेम्परेचर लो होता है तो हीट कंजर्विंग मैकेनिज़्म को ऑन करवाता है। इसी वजह से इसको थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी कह देते हैं। ये सारे नोट्स मैं उस वीडियो में मॉडल पेपर वाले में प्रोवाइड कर चुकी हूँ। उसके बाद अगला सवाल था कि नर्वस कोऑर्डिनेशन जो होती है फास्ट क्यों होती है, केमिकल कोऑर्डिनेशन जो होती है वो स्लो क्यों होती है, उससे फास्टर क्यों होती है नर्वस कोऑर्डिनेशन केमिकल कोऑर्डिनेशन से। तो ये भी मॉडल पेपर का सवाल था जो कि मैं उसमें इसके नोट्स प्रोवाइड कर चुकी हूँ। उसमें मैंने आपको यही बताया था कि नर्वस कोऑर्डिनेशन फास्ट इसलिए होती है क्योंकि इसमें सब्सटेंस होता है न्यूरोट्रांसमीटर, वो डायरेक्टली रिलीज़ हो जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर टिश्यू के ऊपर जो उसका टारगेट ऑर्गन होता है, डायरेक्टली रिलीज़ होता है, डायरेक्टली एक्ट करता है। और दूसरा ये भी कि जब वो एक्ट करता है तो वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल एक तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज लाता है सेल के अंदर, जैसे कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल को चेंज करता है क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल है, फास्ट होगा एज़ कम्पेयर टू ओनली केमिकल चेंज जो कि केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर आ रहा होता है। उसका एक केमिकल होता है, हार्मोन ब्लड के अंदर रिलीज़ होता है, आराम से घूमता घुमाता जब तक कि टारगेट ऑर्गन उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर ले वो अपना एक्शन नहीं करता। इस वजह से केमिकल कोऑर्डिनेशन स्लो है, जबकि नर्वस कोऑर्डिनेशन में नर्व्स इंटरकनेक्टेड होती हैं, डायरेक्टली सब्सटेंस उसका रिलीज़ होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज आता है, इसलिए ये फास्टर होता है। ये सारी बातें मैंने उसमें आपको बताई थी। उसके बाद अगला सवाल था कि वाई डू वी ब्रीथ हैवीली ड्यूरिंग एंड आफ्टर हैवी एक्सरसाइज। इसमें मैंने आपको बना दी हैं 2 हेडिंग्स सिर्फ समझाने के लिए। अक्सर बच्चे कमेंट करके पूछ रहे होते हैं कि इतना लंबा तो ज़्यादा आपने लिखवा दिया है, हेडिंग बनानी है नहीं बनानी। तो भाई देखें, आपका काम, आपका मकसद होगा कि आप अच्छे से अपने आंसर को प्रेजेंट करें। उसको अच्छे से आप अगर टाइम है तो हेडिंग बना के भी प्रेजेंट कर सकते हैं, टाइम नहीं है तो आप जो है वो उसको सिर्फ पॉइंट्स बना के भी प्रेजेंट कर सकते हैं। और वैसे रीजनिंग में जो है वो रीजनिंग में हेडिंग वगैरह की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती। अगर आप बना भी दें तो कोई मसला नहीं, नहीं भी बना रहे तो भी कोई मसला नहीं है। तो कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है, जैसा भी आ रहा है बस आंसर सही लिख के आ जाए, ये रिक्वायरमेंट है एक। तो बैक टू द क्वेश्चन कि हम एक्सरसाइज के दौरान जो है हैवी ब्रीदिंग क्यों कर रहे होते हैं और उसके बाद भी क्यों कर रहे होते हैं। तो मैंने इसको सिर्फ समझाने के लिए ड्यूरिंग और आफ्टर का अलग अलग कर दिया। देखिए ड्यूरिंग एक्सरसाइज क्या हो रहा होता है, मसल्स को हम जो है वो कंटिन्यूसली यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं, मसल्स ऑक्सीजन को यूज़ कर रहे होते हैं अपनी एक्टिविटी के लिए, ATP उससे जनरेट कर रहे होते हैं। तो क्या होता है कि जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो हम ड्यूरिंग एक्सरसाइज अमूमन इतनी ज़ोर से नहीं, मतलब या इतना हैवी ब्रीदिंग नहीं कर रहे होते, कर भी रहे होते हैं लेकिन उस तरह से नहीं कर रहे होते। तो हो क्या रहा होता है, बॉडी कर ही रही होती है कि जब हम मसल्स को बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ कर रहे हैं तो बॉडी कोशिश करिए कि मसल की एक्टिविटी की वजह से जो ऑक्सीजन को यूज़ कर रहा है उसको जल्दी जल्दी रिप्लेनिश करे, उसको जल्दी जल्दी से फिलअप करती जाए, उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करती जाए। लेकिन होता क्या है कि जब एक्सरसाइज हो रही होती है तो वो इतना जल्दी पूरी नहीं हो पाती, मसल की एक्टिविटी बढ़ जाती है, ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन मसल सेल के अंदर वो वैसे थोड़ी कम हो जाती है। तो फिर भी मसल काम करते रहते हैं। क्यों करते रहते हैं? क्योंकि उनको ATP सप्लाई मिलता रहता है एनारोबिक रिस्पायरेशन के ज़रिए, तो उसका बाय प्रोडक्ट बनता है लैक्टिक एसिड।
तो होता यही है कि आफ्टर एक्सरसाइज, और फिर जब हम एक्सरसाइज करना बंद कर देते हैं, इसीलिए बंद कर देते हैं क्योंकि मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो चुका होता है, जो कि एक टायरिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से हम मजबूरन हमें रुकना पड़ता है। और फिर बॉडी क्या करती है, जब हम फ़ौरन से हम स्टॉप करते हैं एक्सरसाइज करना, तो बॉडी ब्रीदिंग रेट को बढ़ा देती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन बॉडी के अंदर आए, और वो ऑक्सीजन जो है वो जो मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड मौजूद है उसको ब्रेक करे, और ब्रेक करके जो है वो उसको कन्वर्ट कर दे दूसरे बाई प्रोडक्ट्स के अंदर, जो कि मसल के लिए यूज़फुल होते हैं। इस प्रोसेस को कह रहे थे ऑक्सीजन डेप्थ। तो जो हैवी ब्रीदिंग होती है आफ्टर एक्सरसाइज उसको ऑक्सीजन डेप्थ कहते हैं, और ड्यूरिंग एक्सरसाइज इसीलिए हो रहा होता है क्योंकि जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन होती है मसल सेल्स में वो इम्बैलेंस हो रही होती है, तो बॉडी उसको बैलेंस करने की कोशिश करती है। उसके बाद हमारे पास सवाल है कि 4 स्पर्म्स जो होते हैं, 4 स्पर्म्स क्यों बनते हैं और एक ओवम क्यों बनता है जर्म सेल से। तो ये रीज़न मैं आपको करवा चुकी हूँ पीसी के नॉन रीजनिंग में सवाल आया हुआ था, रीज़न आया हुआ था, मैं उसमें आपको करवा चुकी हूँ। बाकी मैंने आपको उसमें यही बताया था कि जब स्पर्मेटोजेनेसिस होती है तो उसके मियोसिस 1 के अंदर हमारे पास प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से जो है वो 2 इक्वल साइज़ के सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, जबकि oogenesis के अंदर क्या हो रहा था कि एक छोटी सी पोलर बॉडी बन गई थी नॉन फंक्शनल, और एक बड़ा सा अनइक्वल डिवीजन हो गई थी यानी सेल साइज़ में, और एक बड़ा सा जो है वो सेकेंडरी oocyte बन गया था। और इस वजह से जो है वो हमारे पास फिर क्या होता है कि वो सेकेंडरी oocyte जब आगे मियोसिस 2 होती है तो वो बना लेता है एक मैच्योर ओवम और पोलर बॉडीज़, और इसी तरह से जो पोलर बॉडीज़ थे वो 2 और पोलर बॉडीज़, टोटल 3 पोलर बॉडीज़ बन जाती हैं, और एक मैच्योर ओवम बनता है फीमेल्स के अंदर, क्योंकि उसके अंदर मियोसिस में अनइक्वल डिवीजन हो रही होती है। फर्स्ट मियोसिस के अंदर ही अनइक्वल डिवीजन हो जाती है, एक पोलर बॉडी और एक बड़े साइज़ का सेल बन जाता है। इस वजह से एंड में सिर्फ एक ओवम बनता है, जबकि मेल्स के अंदर वो 4 स्पर्म्स बनते हैं, वो जो 2 इक्वल साइज़ के सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स थे वो डेवलप होते हैं, दोनों डेवलप होते हैं 4 स्पर्मेटिड्स के अंदर, और फिर वो 4 स्पर्म्स बना लेते थे। इसके बाद सवाल था कि हाउ SCID इज़ डिफरेंट फ्रॉम एड्स। तो इन दोनों की जो है वो जब भी इस तरह से डिफरेंस का सवाल आता है तो मैं आपको एक बात बता दूं कि डिफरेंस के सवाल में जो मिनिमम लिमिट होती है, अगर उन्होंने नहीं लिखा भी कितने डिफरेंसेस बताने हैं तो भी आपने जो है कम से कम 4 तो बताने ही होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप जितनी बता दें, लेकिन जब आप 4 बताएंगे तो ही आपको 2 नंबर पक्के मिलेंगे। तो कोशिश करनी है 4 डिफरेंसेस बता दिए जाएँ। उन्होंने डिफरेंस मतलब बोला था कि डिफरेंट किस तरह से होता है, तो हम ये बता देंगे कि दोनों, एक तो पहली बात कि दोनों जो है वो इम्यून के डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, इम्यूनिटी के डिसऑर्डर्स हैं। इसमें से जो SCID होता है इसका मतलब होता है सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज़। एड्स जो होती है वो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। SCID जो होता है एक जेनेटिक डिसऑर्डर, जीन का मसला है, जबकि एड्स के अंदर जीन का कोई मसला नहीं होता है, एक वायरस आता है वो बॉडी को अटैक करता है। इसी तरह से SCID के अंदर दूसरा डिफरेंस ये होता है कि इसके अंदर बोन मैरो के सेल्स में जो जीन्स होती हैं वो डिफेक्टिव होती हैं। उनका क्या मसला होता है कि वो एक एंजाइम नहीं प्रोड्यूस कर पाती, एडेनोसिन डीअमाइनेज, जिसका फंक्शन था नॉर्मल इम्यून सेल्स की डेवलपमेंट। जबकि एड्स में क्या होता है कि इस तरह से डेवलपमेंट का कोई मसला नहीं होता, डेवलपमेंट नॉर्मल होती है, लेकिन वो जो नॉर्मल सेल्स बनते हैं जब उस पर वायरस आके अटैक करता है तो उनका फंक्शन इम्पेयर हो जाता है, फंक्शन नहीं कर पाते नॉर्मली, बल्कि वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसी तरह से तीसरा डिफरेंस हो जाता है कि जब नॉर्मल डेवलपमेंट नहीं हो रही तो B और T सेल्स जो होंगे वो अपने नॉर्मल अमाउंट में नहीं होंगे, बॉडी इम्यूनिटी नहीं प्रोवाइड करी होगी, वो वीक होगा पर्सन। इसी तरह एड्स में जो वायरस होता है वो जाके अटैक करने लग जाता है हेल्पर T सेल्स के ऊपर, और इस तरह से उसकी एक्टिविटी और फिर इम्यूनिटी इवेंचुअली इफेक्ट होती है। चौथा डिफरेंस आप बता देंगे कि ये जो होता है वो जीन थेरेपी से ट्रीट हो सकता है, जबकि इसमें जो वायरस है उसकी अभी तक कोई भी इफेक्टिव क्योर नहीं निकला है, बल्कि हम सिर्फ सिम्टम्स को ट्रीट करते हैं। जैसे अगर निमोनिया हो गया तो उसकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जो दूसरी डिजीज़ हो जाती हैं उनकी ट्रीटमेंट करते हैं। उसके बाद अगला सवाल है कि एयर को क्यों कंसीडर किया जाता है रिन्यूएबल रिसोर्स। तो रिन्यूएबल रिसोर्स होने का जो मतलब है इसी वजह से एयर रिन्यूएबल रिसोर्स होती है सिंपल, यानी कि कोई भी चीज़ जो कि दोबारा से हम उसको बिल्डअप कर सकते हैं फिजिकली या बायोलॉजिकल मीन्स के ज़रिए, वो चीज़ रिन्यूएबल रिसोर्स हो जाती है। जिस तरह से एयर हो गया, वाटर हो गया, ठीक है। और दूसरी बात ये क्योंकि उन्होंने एयर का पूछा है तो हम जो है वो थोड़ा सा एयर के हिसाब से बता देंगे कि एयर के अंदर जो भी कंपोनेंट्स होते हैं, जो भी गैसेस होती हैं उसकी, वो सारे रॉ मटेरियल के तौर पे सर्व करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। जैसे नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, पता है कार्बन जो होता है कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड कर रहा होता है, नाइट्रोजन प्रोटीन बना रहा होता है, ये वही सारी चीज़ें हैं जिससे सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स बने हुए हैं। तो होता क्या है कि इवेंचुअली जब वो मर जाते हैं तो वो वापस से अपने सारे न्यूट्रिएंट्स, सारी जो भी चीज़ें हैं वो रिटर्न कर देते हैं इन्वायरमेंट को। इस तरह से एयर दोबारा से रिप्लेनिश हो जाती है क्योंकि उसके कंटेंट वापस आ जाते हैं। तो वो कोई भी चीज़ उस तरह से दोबारा से बन सकती है, उसको हम रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं, और एयर भी इसीलिए रिन्यूएबल रिसोर्स होती है। फिर उन्होंने ये सवाल पूछे हुए थे जो कि पीसी के बॉयज़ के रीजनिंग के सवाल हैं, ये सारे मैं अपनी वीडियो में करवा चुकी हूँ। पीसी के रीजनिंग वाले में इसमें से सिर्फ एक सवाल रह गया था, वो मैं करवा देती हूँ।
तो हमारे पास सवाल था कि व्हाट आर लाइपोसोम्स और हाउ दे परफॉर्म देयर फंक्शन। तो लाइपोसोम्स में जोम्स का जोमा मतलब बॉडी और लाइपो मतलब लिपिड, तो यानी इस तरह की बॉडीज़ जो कि लिपिड से बनी हुई होती हैं। हम बेसिकली इसको क्या कह रहे होते हैं कि ये माइक्रोस्कोपिक लिपिड के एनवेलप्स होते हैं। एनवेलप कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर किसी दूसरी चीज़ को रख के हम कहीं ट्रांसपोर्ट करा सकते हैं या कुछ करा सकते हैं। तो इस तरह के वेसिकल्स होते हैं जो कि लिपिड से बने हुए होते हैं। लिपिड किस तरह की लिपिड होगी? जिस तरह की सेल मेम्ब्रेन की लिपिड होती है। इस तरह की लिपिड मतलब एक्सटर्नल इनका सेल मेम्ब्रेन की तरह होता है। इसके अंदर हम कोई भी हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक कोई भी सब्सटेंस जो कि या तो ड्रग के तौर पे काम कर सकता है या वो कोई जीन भी हो सकती है, उसको उसके अंदर रखते हैं और बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं ताकि वो अपनी साइड ऑफ एक्शन पे जाके काम करा सके। तो इस तरह की चीज़ें जो कि हम ड्रग्स को बॉडी के अंदर पहुंचाने के लिए यूज़ करते हैं या किसी जीन को बॉडी के अंदर कहीं इंजेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, वो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं बेसिकली लाइपोसोम्स। उनकी नेचर इस तरह की होती है कि वो आराम से बॉडी के अंदर इंजेक्ट होकर जाके अपना काम कर सकते हैं। तो उनका एक्शन भी इसी तरह से हम बता दें, क्योंकि आपकी बुक में ये दिया हुआ है लाइपोसोम्स वाला टॉपिक सिस्टिक फाइब्रोसिस की ट्रीटमेंट में, या कह लें कि जीन थेरेपी वाले टॉपिक में दिया हुआ था। जो लोग रेफरेंस पूछ रहे थे तो मैंने रेफरेंस भी बता दिया इसका। तो इसी एक्सपेक्ट से बता देंगे इसका एक्शन कि ट्रीट किस तरह से करता है सिस्टिक फाइब्रोसिस को, कि हम क्या करते हैं कि लाइजोसोम, ये जो लाइजोसोम्स होते हैं इनका सोल्यूशन बनाते हैं और हर लाइजोसोम के अंदर हम फिल कर देते हैं एक नॉर्मल जीन्स। जिस तरह सिस्टिक फाइब्रोसिस में डिफेक्टिव जीन होती है उसको रिप्लेस कराना होता है नॉर्मल जीन से, तो एक नॉर्मल जीन का क्लोन बना के लाइजोसोम्स के अंदर डाल के उसका एक सोल्यूशन बना के हम स्प्रे कर देते हैं लंग की सरफेस के ऊपर, एपिथेलियम के ऊपर। तो क्या होता है, क्योंकि ये लिपिड नेचर है, आराम से सेल मेम्ब्रेन को डिफ्यूज़ कर जाएगी। हर बॉडी में हर सेल जो है वो मेम्ब्रेन की बनी हुई है और हर मेम्ब्रेन के अंदर वही लिपिड बाई लेयर है। तो इसकी भी लिपिड बाई लेयर नेचर होती है एक्सटर्नल, तो इसीलिए ये आराम से उसमें से डिफ्यूज़ करता है, सेल के अंदर जाता है, सेल से न्यूक्लियस के अंदर डिफ्यूज़ कर जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी लिपिड की तरह लिपिड ही होती है, लिपिडेस ही होती है नेचर में। उसके अंदर डिफ्यूज़ करता है, अपनी जीन वहाँ रिलीज़ करता है और आराम से अपना फंक्शन परफॉर्म करवा सकता है। इस तरह से लाइपोसोम्स काम करता है। फिर उन्होंने कुछ ये वाले सवाल भेजे हुए थे जो पीसी के गर्ल्स के कॉम्प्रिहेंसिव पेपर में आए थे। ये वाले भी सारे मैं पीसी के पेपर में जो मैंने करवाए थे उसी में ये करवा चुकी हूँ। आई नो पिक्चर बहुत ब्लर है, लेकिन इसमें से भी एक सवाल मुझसे मिस्टेकनली मिस हो गया था, वो मैं अभी करवा देती हूँ। तो ये सवाल था कि वाई डू मरीन प्रोटोजोआ नॉट पोजेसेस कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स। तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स जो थी वो बेसिकली स्ट्रक्चर्स थी, ऑस्मोरेगुलेटरी स्ट्रक्चर्स थी फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ के अंदर। यानी वो इस तरह के इन्वायरमेंट में रह रहे थे जहाँ पे उनका एक्सटर्नल हाइपोटोनिक था, बाहर वाटर ज़्यादा था बॉडी के अंदर एज़ कम्पेयर टू आउटसाइड वाटर कम था, यानी कि ऑस्मोसिस होने के चांसेस अंदर की तरफ ज़्यादा थे, यानी अंदर ऑस्मोटिक पोटेंशियल उनके एनवायरनमेंट में, उनकी बॉडी में ज़्यादा था। तो उस वजह से क्या होता था कि वाटर एक्सेस वाटर उनकी बॉडी में एंटर करता था और वो उस एक्सेस वाटर को जो है वो अपने कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स के अंदर स्टोर करके जब ज़्यादा हो जाते थे, वो फिल हो जाता तो उसे एक्सक्रीट कर देते थे। लेकिन मरीन प्रोटोजोआ का इन्वायरमेंट ही चेंज है, वो मरीन वाटर के अंदर रह रहे हैं जहाँ पे एक्सटर्नल हाइपोटोनिक नहीं होता, हाइपरटोनिक होता है। हाइपरटोनिक होने का मतलब ये है कि अब बाहर जो है वो ऑस्मोटिक पोटेंशियल ज़्यादा है, बाहर जो है वो वाटर के बाहर निकल जाने का ज़्यादा ख़तरा है, अंदर जो है वो वाटर ज़्यादा हो गया है, वाटर कंटेंट अंदर ज़्यादा है, बॉडी के बाहर कम है। तो पानी जो है वो हायर से ग्रेटर की तरफ, हायर से लोअर की तरफ मूव करेगा, यानी अंदर से बाहर की तरफ मूव करेगा, तो उनको ख़तरा होता है वाटर लॉस का। इसीलिए इनको, क्योंकि वाटर कंजर्व करने की ज़रूरत होती है और वाटर रिमूव करने की ज़रूरत नहीं होती, एक्सेस वाटर तो होता ही नहीं है, तो ऐसे ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स इनके पास नहीं होते। तो यहाँ पे आके हो जाता है रीजनिंग वाले पार्ट कंप्लीट। रिक्वेस्टेड वीडियो के नॉन रीजनिंग मैं नेक्स्ट वीडियो में कराती हूँ।